नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश के हाई कोर्ट्स में जजों के 29% पद खाली हैं। केंद्र सरकार इसे भरने के लिए 122 प्रस्तावों पर कार्रवाई कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को ये जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में दी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति को कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत और सहयोगात्मक प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 1114 पद खाली। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 1114 स्वीकृत पदों में से 324 खाली थे और सरकार इनमें से 122 को भरने के लिए प्रक्रिया में है। न्यायपालिका में रिक्तियों पर कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने सवाल पूछा था। मध्य प्रदेश के हार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में किसी से इस्तीफा नहीं मांगा गया और इस बैठक में कमलनाथ को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह, पार्टी महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और कई अन्य नेता मौजूद थे। योगेंद्र यादव ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद इंडियन एक्सप्रेस पर लिखे अपने लेख में कहा है कि दरबारी मीडिया की परवाह न करें, दौड़ भी जारी है। उन्होंने भाजपा की 3-1 से जीत पर वोटों की गिनती की है, जिसमें बताया गया है कि कुल डाले गए 12 करोड़ 29 लाख वोटों में से भाजपा को 4 करोड़ 82 लाख वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 4 करोड़ 92 लाख वोट मिले। वहीं अगर इंडिया गठबंधन को जोड़ लें तो 5.06 करोड़ वोट मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को छोड़कर वोटों के लिहाज से बीजेपी की जीत का अंतर बहुत कम है। तेलंगाना में भाजपा पर कांग्रेस की बढ़त इतनी बड़ी है कि वो बाकी राज्यों में अपनी कमी की भरपाई कर सकती है। इसलिए भाजपा को नवीनतम दौर में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि इन राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें हैं, जिनमें से पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास 65 और कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें थीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि इन राज्यों के नागरिक अगले साल बिल्कुल उसी तरह वोट करेंगे जैसे उन्होंने हाल के विधानसभा चुनावों में किया था, तो पूरा फायदा कांग्रेस को होगा, भाजपा को नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रत्येक संसदीय सीट के लिए विधानसभा वार वोट जोड़ते हैं तो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए 24 और कांग्रेस के लिए 5 सीटें होंगी, जो कि 2019 में 28-1 थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 3 होंगी। राजस्थान में बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 11 होंगी। वहीं तेलंगाना में बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 9 सीटें मिलेंगी। इसका मतलब होगा भाजपा के लिए 40 सीटें, मतलब 19 सीटों का नुकसान होगा, और कांग्रेस के लिए 28 सीटें, मतलब 22 सीटों का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के वोटों को मिला लें तो भाजपा के लिए 38 सीटें होंगी और इंडिया के लिए 36 सीटें होंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि संभावित नतीजे होंगे, लेकिन ये एक काल्पनिक गणना इस विचार को खारिज कर देती है कि भाजपा ने अपनी जीत पक्की कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी का हाल बताया। बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी का हाल बताया तो भाजपा को नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि नुकसानों की कोई संख्या रखें तो ये निश्चित रूप से 30 से अधिक होगी। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईवीएम की गड़बड़ी थी तो वो कांग्रेस छिंदवाड़ा कैसे जीत गई, कर्नाटक में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए, वो तो पहले से ही कहने लगे थे। पता चल गया था कि वो हारेंगे तो ईवीएम 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 कह रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अहंकार हरा है। उन्होंने पहले 10 साल और बाद में 1.25 साल में मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने जनता के साथ छल किया, धोखा किया और कर्जमाफी जैसे कई वादों को पूरा नहीं किया। शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में नकार दिया है। बीजेपी के तमाम सांसदों को दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। अभी कई और को नोटिस मिल सकता है। इन सांसदों में शामिल हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नाम। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। जो सांसद जीत गए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है और इन्हीं सांसदों को अब नोटिस भेजकर कहा गया है कि दिल्ली वाला सरकारी बंगला खाली करते हैं। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं को सरकारी बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है।
महुआ मोइत्रा को शुक्रवार को आखिरकार लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। उनके खिलाफ लोकसभा में पेश एथिक्स पैनल की रिपोर्ट के बाद यह फैसला किया गया। इस पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा, पहले 12 बजे तक के लिए और फिर 2 बजे तक के लिए। विपक्ष ने एथिक्स पैनल की रिपोर्ट की चिंताओं को दूर करने की मांग की थी। इसका कहना था कि एथिक्स पैनल की रिपोर्ट में खामियां हैं। इस कार्रवाई के बाद संसद के बाहर महुआ ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो किसी भी नकदी का और ना ही किसी गिफ्ट का कोई सबूत है। उन्होंने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आज की चर्चा में महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया गया। महुआ को बोलने की अनुमति देने की मांग की गई और कहा गया कि किसी भी आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए एक आरोपी का अधिकार है। लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने कहा है कि एथिक्स कमेटी के पास उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कंगारू कोर्ट में जो कुछ हुआ वो बताता है कि अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार क्या कुछ कर सकती है। महुआ मोइत्रा ने कहा, मैं 49 साल की हूँ और मैं अगले 30 साल तक संसद के अंदर और बाहर आपके खिलाफ संघर्ष करूंगी। महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर इस मोदी सरकार ने सोचा है कि मेरी जुबान बंद कर वो अडानी मुद्दे से पीछा छुड़ा लेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को सिर्फ ये दिखाया है कि मानक प्रक्रिया में जितनी जल्दबाजी दिखाई गई उससे यही पता चलता है कि अडानी आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और एक अकेली महिला सांसद को परेशान करने और चुप कराने के लिए आप कितनी दूर तक जाएंगे। चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि स्वाभाविक है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और पार्टी की नेता ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये 2-3 महीने कोई मायने नहीं रखता। महुआ बाहर से अपना राजनीतिक संघर्ष जारी रखेंगे। हम उनके साथ हैं और आने वाले चुनाव में बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। ममता ने कहा कि संसद की कार्यवाही के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ध्वनि वोट का मतलब है पास पास पास। ये लोकतंत्र को बाईपास करना है। उन्होंने कहा ये बीजेपी के लोकतंत्र खत्म करने की राजनीति है। 495 पेज की रिपोर्ट को पढ़ने तक के लिए समय नहीं दिया गया। महुआ को अपना पक्ष रखने तक नहीं दिया गया। लोग बीजेपी को करारा जवाब देंगे। राजनीतिक रूप से हम लड़ेंगे। अगले चुनाव में उनकी करारी हार होगी। महुआ और मजबूत होकर उभरेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने महुआ मोइत्रा को निष्कासित होने के बाद ट्वीट कर कहा है कि क्या वह है इतना प्रचंड बहुमत लेकर बैठी हुई मोदी सरकार महुआ मोइत्रा को 10 मिनट बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे सकती। उनके क्या बोलने से डर है। सदन में सब बोलेंगे, लांछन लगाएंगे, लेकिन जिसके खिलाफ आरोप हैं और जिसको सदन से निकाला जा रहा है वो नहीं बोल सकती। ये कैसा न्याय है। वहीं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा की संसद मेंबरशिप रद्द करना सरासर तानाशाही है। ये सरकार अपने गालिबा सांसद से कोई सवाल नहीं पूछती, लेकिन एक बोलने वाली महिला से इतना डरती है कि तमाम तिकड़म लगाकर उसकी आवाज़ दबाने की साजिश करती है। महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता को लेने के लिए किसी सलाहकार को रख ले, जिससे मंत्रीगण व सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारी गतिविधियों में न लगकर लोग खुद के कार्यों में लगे। अखिलेश ने कहा कि जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाएं तो शायद उनका 1-2 सांसद विधायक सदन में बचे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता पक्ष के लिए सदन से अधिक सड़क पर घातक साबित होते हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासित किए जाने को सत्ता पक्ष के नेताओं ने सही ठहराया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, साल 2005 में जब 10 सांसदों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट पेश की गई थी, उसी दिन चर्चा हुई थी, वो भी 10 सांसदों के लिए। उन्होंने कहा ये महिला का विषय नहीं है। उनसे सवाल के बदले पैसे लेने के बारे में पूछा गया था। उन्होंने खुद गिफ्ट स्वीकार करने की बात मानी है। अब और प्रूफ क्या चाहिए। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, आरोपी कभी भी लोकसभा में अपना पक्ष नहीं रख सकता है। अगर उसे अपना पक्ष रखना है तो एथिक्स कमेटी के सामने रखना चाहिए। महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या संसदीय लोकतंत्र को इसी तरह काम करना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों की दस्तक है। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग कहते हैं कि हो सकता है इसके बाद ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, केजरीवाल को इंडिया गठबंधन की जरूरत ज्यादा समझ में आए। राहुल के निष्कासन से समझ में नहीं आई थी।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी शैलजा ने कहा है कि आज छत्तीसगढ़ के चुनावी परिणाम से जुड़ी समीक्षा बैठक हुई, जहां सभी ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ का चुनाव हार गए, लेकिन हमारा वोट फीसदी कम नहीं हुआ है। हमने जनता का विश्वास हासिल किया है। हम निराश हुए हैं, लेकिन हताश नहीं। आने वाले समय में हम मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम तय करने में बीजेपी मुश्किल में है। चुनाव नतीजे आने के 5 दिन बाद भी बीजेपी इन राज्यों में सीएम पद तय नहीं कर पाई है, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ लेकर काम भी शुरू कर दिया है। तीनों राज्यों में सीएम के नाम घोषित करने के भारी दबाव का सामना कर रही बीजेपी ने अब 9 पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। यानी रविवार को जीते गए 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के चयन में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 9 पर्यवेक्षक मदद करेंगे। पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को राजस्थान भेजा जाएगा। राजस्थान में सीएम पद को लेकर काफी ज्यादा अटकलें लग रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। दिल्ली के बुराड़ी स्थित डीडीए ग्राउंड पर इसका आयोजन हो रहा है। इस दौरान अमित शाह ने एबीवीपी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, विद्यार्थी परिषद के संगठन की व्यवस्थाएं इतनी मजबूत रहीं कि 75 वर्षों में ना एबीवीपी रास्ता भटका और ना ही सरकारों को रास्ता भटकने दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बिना झिझक कहना चाहता हूं कि मैं एबीवीपी का एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। अमित शाह ने अपने उन दिनों को याद किया जब उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पर राजकोट अधिवेशन में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि उस समय मैं पंडाल के अंत में खड़ा था और आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में खड़ा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैं देश के धन्ना सेठ अमीरों से कहना चाहता हूं कि जब भगवान जोड़ियां बनाते हैं तो आप लोग भगवान के चरणों के बजाय बाहर विदेश में जाकर क्यों शादी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। यहाँ शादी समारोह करेंगे तो यहाँ विकास होगा। डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में करिए। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू हैं। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इनके और इनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर की रेड पड़ी है। इस रेड में अब तक 210 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिल चुका है। छापेमारी की कार्रवाई बुधवार 6 दिसंबर को शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों में इतनी बड़ी संख्या में नोट मिले हैं कि अभी तक इनकी गिनती पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेकर पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने 3 लाफिंग इमोजी के साथ सोशल मीडिया मंच एक्स पर मीडिया रिपोर्ट शेयर किया और लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक बेंच 11 दिसंबर को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता पर सुनवाई करेगी। बता दें, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर को राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई और कहा गया कि जिस तरह से ये अनुच्छेद निरस्त किया गया वो संवैधानिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इसी पर फैसला देगी कि क्या यह फैसला संवैधानिक रूप से वैध था। 5 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को फिसलकर गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केसीआर अर्रावली स्थित अपने फार्म हाउस में थे। फिसलकर गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं। पूर्व मुख्यमंत्री को हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर केसीआर की बेटी और पूर्व सांसद कविता कल्वाकुंतला ने शुक्रवार को एक्स पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखभाल में है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही उनके पिता पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।